Welcome, friends, to the channel again, Grade 10 History. So, we are doing the Rise of Nationalism in India, Chapter 1, and the topic is the Revolutions of Liberal in 1848. So, here we will going to know about, देखो रेवोल्यूशंस तो चल ही रहे थे पुअर के। इससे पहले हमने क्या कवर करा, इसे हमने पहले देखा था कि कैसे पुअर लोग जो थे, स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द फ्रांस, वहाँ पे जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो पुअर पीपल थे, वो लोग रिवोल्ट कर रहे थे। ठीक है, उन लोगों ने रिवोल्ट किया और कैसे वो फ्रांस रिपब्लिक बना। ठीक है, अब फ्रांस एज ड्यूक मेटरनिच ने कहा है, व्हेन फ्रांस sneezes the whole Europe gets cold, right? सिमिलरली फ्रांस से जब देखा लोगों ने, पूरे यूरोपियन नेशंस के लोगों ने, कि फ्रांस अगर अपने देश में आज़ादी ला सकता है, यहाँ के लोग आज़ादी ला सकते हैं, तो वाई नॉट अस? देर आर मैनी अदर कंट्रीज विच आर ऑल्सो ऑन द सेम वर्ज। देखो रिवोल्ट, पहले देखो हम एज ऑफ रेवोल्यूशंस कर रहे हैं, उसका लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है द रेवोल्यूशंस ऑफ लिबरल 1848। तो यहाँ पे रिवोल्ट्स जो बाय पुअर पीपल थे वो तो चल ही रहा था, साइमल्टेनियसली यहाँ पे चल रहा था रिवोल्ट्स बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास, राइट? यानी कि पुअर लोगों का जो मोटिव था वो तो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि हंगर, बहुत ज़्यादा गरीबी, इकोनॉमिक कंडीशंस ख़त्म हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, माइग्रेशन, सो मैनी प्रॉब्लम्स वर देयर। तो दे वर फाइटिंग, दे वर रिवोल्टिंग द बिकॉज ऑफ दैट ओनली। ठीक है, वो लोग रिवोल्ट कर रहे थे। ठीक है, और इसका हमने एक एग्जाम्पल देखा फ्रांस में, ग्रीस में भी हुआ। ठीक है, तो फ्रांस में जहाँ पे एक्चुअली में पुअर कम्युनिटी के लोगों ने जड़ से उखाड़ दिया, ये मोनार्की हटा दी, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हटा दी, वहाँ फ्रांस अब टोटली रिपब्लिक बन चुका था, राइट? अब काफ़ी लोग इंस्पायर्ड थे, तो दूसरी साइड थे ये भी लिबरल रेवोल्यूशनरीज और ये भी लिबरल रेवोल्यूशनरीज ही थे। तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, इन लोगों का क्या मकसद था कि वो आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो इन्होंने भी जो बाकी नेशंस थे, ये लोग भी, मतलब देखो पैरेलल ही रिवोल्ट्स चल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेवोल्यूशन था, रिवोल्ट जो पुअर पीपल का, उसके पैरेलली चल रहा था। अब जर्मनी हो गया, इटली हो गया, पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, मतलब रशिया हो गया। यहाँ पे क्या था कि अभी भी ये पूरी तरह नेशन स्टेट नहीं बने, बिल्कुल भी नेशन स्टेट नहीं बने हुए थे। दे वर इन द वर्ज ऑफ बिकमिंग द नेशन स्टेट बाय collecting, by bringing the collective belongingness, sense of collective belongingness लाना चाहते थे, बट अभी हुआ नहीं था। मतलब कौन लोग? एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास, ये लोग चाहते थे। ठीक है, बट अभी वो आया नहीं था। तो इन लोगों ने भी, ये लोग थमे नहीं, इन लोगों ने भी क्या करा कि दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट दीज कंजर्वेटिव्स। देखो हमने पढ़ा था कि 1815 से कंजर्वेटिव्स रूल कर रहे थे, ऑल्दो दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट। मोनार्क्स जितने भी थे उन्होंने सेंसरशिप लगा दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन सब बैन कर दिया था, लेकिन अब जिसके अंदर चाह होती है वो तो किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं होता। तो सिमिलरली ये जो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास थे, ये लोग बिल्कुल भी थमे नहीं, रुके नहीं, और ये लोग सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाते रहे और इनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिवोल्ट था वो लिबरल मिडिल क्लास, जिसमें मेन एंड वुमेन मिलकर आए, और इनका मकसद था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ये सब कुछ एकदम से नहीं होता है, तो एवरीथिंग टेक्स अ टाइम। तो ग्रेजुअली सब कुछ हुआ यहाँ पे। ठीक है, ग्रेजुअली कैसे हुआ कि पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, फिर मोनार्की। तो यहाँ पे इनका मकसद क्या था इन एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास का, कि ठीक है तुम्हें राजा रहना है तुम रहो, तुम्हें पावर में रहना है तो रहो, लेकिन तुम्हें अकाउंटेबल हो, तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन को हर हाल में। ठीक है, ये जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ है, ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, इट हैज़ टू बी अबॉलिश्ड,
और ये एक नेशन, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन तो ये चाहते ही थे, साथ ही साथ चाहते थे कि सभी का ये यूनिफिकेशन हो जाए। ये बिखरे पड़े हैं ना ये चीज़ें, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे सबसे पहले जर्मनी के बारे में है। देखो जर्मनी आज सच पहले कोई कंट्री थी ही नहीं, कॉन्फेडरेशन था। ये 39 पार्ट्स में डिवाइडेड था और प्रशिया अलग रूल कर रहा था। तो प्रशिया का अपना एक रूल चल रहा था, एज यू कैन सी ऑन द मैप। सो किंगडम ऑफ प्रशिया इज देयर, और 1866 में इन्होंने धीरे धीरे अपने एम्पायर को एनेक्स किया, और फिर आगे हम 1871 की भी कहानी पढ़ेंगे। फिलहाल हम जर्मनी की कहानी 1848 की पढ़ते हैं। तो इस तरह से जर्मनी था, एज सच उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, बट प्रशिया वॉज अ लार्ज स्केल जिसमें मैक्सिमम पार्ट जर्मनी का था, जो हम आज जर्मनी देखते हैं। तो यहाँ पे जर्मनी जो है क्या हुआ जर्मनी में, अब 1848 की कहानी है, ज़रा इसको स्टोरी लेके चलेंगे, स्टोरी लाइन आपके सामने बताऊंगी। तो 1840 जिसका रेफरेंस आपको यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में देना ही देना है, यानी ये जो स्लाइड मैं आपको समझा रही हूँ, ये जो टॉपिक मैं आपको समझा रही हूँ, ये आपने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में ज़रूर मेंशन करना है, इसका रिफ्लेक्शन है वहाँ पे। हुआ क्या कि जर्मनी के जितने भी एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास थे, ये सो देखते हैं भाई फ्रांस में अगर रिपब्लिक हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की ला के फिर रिपब्लिक हो सकता है, व्हाई नॉट इन जर्मनी? So what they did, all the people gathered in the Frankfurt. Frankfurt is a very main, it's a main city. जर्मनी की कैपिटल में, जर्मनी के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी। जर्मनी की कैपिटल एज यू आर अवेयर बर्लिन है। सिमिलरली वहाँ पे एक और फेमस सिटी है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट में एक सेंट पॉल चर्च में सब लोग इकट्ठे हुए, ठीक है, सारे मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास इकट्ठे हुए। तो और वहाँ पे क्या होता है कि वोटिंग होती है, किसके लिए जी? ये डिसाइड करते हैं कि हम तो भाई एक नेशनल असेंबली बनाएंगे, जैसे फ्रांस ने नेशनल असेंबली बनाई है, तो उन्होंने बोला कि हम भी ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे। तो इसके लिए जितने भी मिडिल क्लास थे जर्मनी के लोग, whether they are farmers, whether they are artisans, women, all the people voted for them. So they voted for them and they were almost 831 elected members were there. ठीक है, ठीक है। क्या है ये? देखो जैसे हमारी कंट्री की असेंबली को, हमारी कंट्री की पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? संसद बोला जाता है। यूएस की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है। सिमिलरली जर्मनी की पार्लियामेंट को जो है इन लोगों ने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बोला जाता है, जर्मन नेशनल असेंबली। फिर इसका नाम चेंज हुआ, रिक्सटैग भी रखा गया, बाद में इसका नाम भी बाद में चेंज हुआ, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी करंटली क्या बोला जाता है जर्मन नेशनल असेंबली को। एनीवेज सभी लोगों ने, जैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, ऑलमोस्ट जो है 300 अबव मेंबर्स थे यहाँ पे। इंडिया की जब बनी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, 1949 में बन के रेडी था, फिर 1950 में लागू हुआ था। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी जर्मनी की जो असेंबली थी वो बनाई गई, जिसमें 831 इलेक्टेड मेंबर्स बने। जैसे हमारे देश के टाइम पे बने थे 200 ऑलमोस्ट बने हुए थे, 300 अप्रॉक्सीमेट थे, पाकिस्तान के भी लोग उसमें इंक्लूडेड थे। तो उन लोगों ने मिलकर हमारे देश का संविधान बनाया था। यहाँ पे भी जर्मनी में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि जर्मनी के जितने भी लोग थे जो भी फेवर कर रहे थे, मतलब वो ना बड़े ही खुश, फेस्टिव प्रोसेशन होता है ना, जैसे सिखों का नगर कीर्तन निकाला जाता है, हिंदुओं की प्रभात फेरी होती है। सिमिलरली बाकी जो रिलीजन के लोगों का देखते हैं हम, मतलब बड़े जोर और शोर से, जैसे हमारे यहाँ पे जब नवरात्रि शुरू होते हैं तो लोग कैसे मतलब रोड्स पे बड़े खुशी से वो निकालते हैं, सत्संग टाइप, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी दे पीपल वर वेरी मच हैप्पी, दे वर वेरी मच कॉन्फिडेंट एज वेल कि दे कैन डू इट, दे कैन फ्रेम द constitution and they will give to present to the king and it will going to be passed. But वो सारे लोग festive procession में they were very in a merry mood, they were roaming around and just they were, मतलब वो सब फ्रैंकफर्ट में इकट्ठे हुए वहाँ पे सेंट पॉल चर्च में, and they decided we will going to make a all German national assembly, we will going to make a parliament for the Germany. And what they did, they voted for the people and all were, the point to be noted, whosoever were elected, जितने भी लोग elected थे वहाँ पे, ये जो 831 members है ना, ये सारे के सारे educated मिडिल क्लास मतलब लोग थे। ये लोग एजुकेटेड रिच मिडिल क्लास लोग थे, रिच लोग थे, जो मिडिल क्लास में रिच लोग थे।
अपर मिडिल क्लास होती है, एक लोअर मिडिल क्लास होती है, वैसे। तो इन लोगों ने जी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और मोनार्क को वही हेड बना दिया और बोला कि तुम्हें पार्लियामेंट के हिसाब से काम करना होगा। भाई जब ये चीज़ पहुंची फ्रेडरिच विल्हेम फोर को, ही वॉज द किंग ऑफ प्रशिया, तो उसने तो रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला भाई भाई रिजेक्ट क्यों करेगा वो? रिजेक्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे कि राजा ने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो रिजेक्ट क्यों किया। ठीक है, अब उसने बोला कि असेंबली तो रिजेक्ट कर दी। बोला कि भाई मैं नहीं मानने वाला इस असेंबली को, किस लिए मैं पार्लियामेंट को सब आंसरेबल हूँ, मैं तो आंसरेबल नहीं होने वाला। और उसने जितने भी एरिस्टोक्रेट्स, देखो एरिस्टोक्रेट्स कह लो, नोबल्स, राजा, मोनार्क, ये सब वही होते हैं, ठीक है, मोनार्क लोग थे। इन लोगों की हेल्प से, मिलिट्री की हेल्प से इन लोगों को कुचल दिया। मतलब पाँव से नहीं कुचला, मतलब इन लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। बोला कि ये तो रिजेक्ट हो गया, हम तो इसको बिल्कुल नहीं मानने वाले, ये असेंबली आपकी चलने वाली नहीं है, आप जो मर्जी कर लो। तो इनकी पूरी मिलिट्री ने पूरी जोर शोर लगाया और उसको बंद कर दिया। एंड द सोशल बेसिस, जो पार्लियामेंट का सोशल बेसिस है, देखो सोशल बेसिस का मतलब है पार्लियामेंट में थे कौन? ओनली एंड ओनली एजुकेटेड रिच मिडिल क्लास थी, ना ही फार्मर्स थे, ना ही आर्टिसंस थे। कहने की बात है पुअर कम्युनिटी का एक भी इंसान नहीं था वहां पे, और विमेन भी नहीं थी, राइट। तो पार्लियामेंट वॉज एक्चुअली डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस हु रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स, जिन्होंने वर्कर्स की डिमांड्स को आगे नहीं रखा। ऑल्दो उन्होंने काफ़ी लेटर्स सामने रखे थे, लेकिन उनकी डिमांड्स को आगे नहीं, मतलब उन लोगों ने लेटर्स वगैरह दिए थे कि अपनी डिमांड्स फुलफिल करने के लिए, लेकिन वर्कर्स की ना ही डिमांड, ना आर्टिसंस की, इन लोगों की एक भी डिमांड वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुई। सो जब उन लोगों को पूछा नहीं तो इन लोगों ने भी सपोर्ट नहीं करा। ठीक है, ये लोग भी पीछे हट गए जो इसके पार्ट थे। और फिर जब राजा तो वैसे ही स्ट्रांग बना बैठा था, क्यों? क्योंकि उसको बाकी मोनार्क भी सपोर्ट कर रहे थे। मोर ओवर वहां की मिलिट्री भी उसके अंडर थी। भाई जिसकी सरकार उसी की मिलिट्री। यहाँ पे राजा ने सरकार बनाई थी, राजा रूल कर रहा था प्रशिया को, जर्मनी भी उसके अंडर ही था, जो कॉन्फेडरेशन थे 39। तो जब मिलिट्री उसके अंडर ही थी और मिलिट्री की हेल्प से ये तो कर दिया उनको बैन कर दिया, जो असेंबली थी वो हो गई नल एंड वॉइड। लेकिन यहाँ तो मतलब वी कैन से, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, ये एक फेल्ड मूवमेंट ज़रूर था, एक प्रयास था, एक कोशिश थी कि ये जर्मनी को एक नेशन स्टेट बना सके। और ऑल्दो इट वाज अ फेल्ड मूवमेंट बट इट गिव द लेसन, ये लेसन दे चुका था फ्रेडरिच विल्हेम फोर को कि भाई ये जो आप कर रहे हैं, मतलब इसको पता चल गया था ये जो रेवोल्यूशंस होना, फिर उसके बाद सप्रेशन, मतलब बहुत बार बार हो रही थी ये चीज़ें, तो एक लेसन तो वो मिल चुका था। ठीक है, लेकिन अब साइमल्टेनियसली क्या चल रहा था, ये एक पार्ट है रेवोल्यूशंस ऑफ लिबरल का, दूसरा पार्ट है कि विमेन, अब यहाँ पे विमेन को भी रियलाइजेशन होने लगी। ऑब्वियसली जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, वो देख रहे थे कि हम लोगों का जो सपोर्ट है ये लोग फटाफट ले लेते हैं, आराम से ले लेते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग न्यूज़पेपर में, मतलब विमेन जो है न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिख रही हैं, प्रोटेस्ट में नंबर 1 है, सबसे आगे होल हार्टेडली पूरे जोरों शोरों से पार्टिसिपेट कर रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भी कुछ आइडियाज़ दिए उन्होंने, बट दे वर नॉट अलाउड टू वोट, उनको वोटिंग राइट दिए ही नहीं। ऑल इन ऑल उनको पॉलिटिकल राइट्स तो दिए ही नहीं। Dear students, again and again I'm keep on telling you, when I say political rights, so I'm talking about the two prominent things, that is right to vote and right to contest. ये दोनों के दोनों ही राइट बिल्कुल भी विमेन को नहीं दिए गए, चाहे वो कहानी फ्रांस की हो, चाहे वो कहानी जर्मनी की हो। अब विमेन को समझ आ रहा था कि they take an advantage of us, but they never ever give us the powers. और ये ऐसा नहीं है कि विमेन के साथ सिर्फ जर्मनी और फ्रांस में ही, इंडिया में भी ऐसा ही हुआ, और पूरे देश में मतलब विमेन की जो कहानी थी वो ऐसी ही थी। कुछ विमेन को हमेशा जो है इन्फीरियर ही देखा जाता था, लेस पावरफुल देखा जाता था। तो विमेन यहाँ पे जब जर्मनी की बात थी, वहाँ पे भी वो देवर जस्ट मेरी एन ऑब्जर्वर, स्पेक्टेटर,
की तरह वो वहाँ पे खड़ी रही, ठीक है। उनको बोलने की आज़ादी नहीं थी, तो उनका जो पार्टिसिपेशन था दैट वाज ऑलवेज इनडायरेक्टली, ठीक है। चाहे वो फ्रांस है, जर्मनी, आगे जो आप इंडिया पढ़ोगे वहाँ भी इनडायरेक्ट ही पार्टिसिपेशन था, ठीक है। फिर इन्होंने अपनी आवाज़ उठाने के लिए काफ़ी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए, ठीक है। अभी आप पढ़ोगे ओलंपस दी गॉर्जेस के बारे में, वो तो एग्जीक्यूट ही हो गई, मतलब उनको फांसी दे दी गई थी क्योंकि अलाउड नहीं था ना पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना। और न्यूज़पेपर, अपनी पॉलिटिकल मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस जी निकाले। सो ये सारी चीज़ें हुई और कुछ फ़ायदा तो हुआ इसका। और यहाँ पे मतलब विमेन का स्टेटस साथ साथ बताया गया है कि विमेन भी अब उभर कर आ रही थी कि अब कह रहे थे बहुत हो गया, अब बहुत फ़ायदा ले रहे हो, अब तो हमें भी राइट्स देने होंगे, ठीक है। अब बात कर रहे थे कि कॉन्क्लूजन, ऑल इन ऑल हुआ क्या, इतने सारे रिवोल्ट्स हुए, सब कुछ हुआ, ठीक है। मोनार्क्स को अब समझ आ गया था, कंजर्वेटिव्स को अब समझ आ गया था कि अब ज़्यादा देर तक हमारी दाल गलने वाली नहीं है, अब तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप उठाना ही होगा। क्या स्टेप उठाना होगा? कुछ ना कुछ हमें इन्हें शांत करना होगा। ये जो साइकिल चलता आ रहा है ना रेवोल्यूशंस का, ठीक है, ये जो साइकिल चलता आ रहा है, रेवोल्यूशन होंगे, फिर जी सप्रेशन होगा या रिप्रेशन कह लो, फिर जो है कुछ कुछ चीज़ें दे दी जाएंगी, फिर रेवोल्यूशन होगा, फिर ये कहानी को तो स्टॉप करना पड़ेगा, कुछ तो स्टेप उठाना पड़ेगा। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि ठीक है, ये यूनिफाई करना चाहते हैं ना, तो हम यूनिफिकेशन करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो इन लोगों ने जिम्मा उठा लिया। इटली और जर्मनी में ऐसा हुआ कि राजाओं ने ही, मोनार्क्स ने ही बोला कि हम इसको पूरा यूनिफाई करेंगे, हम जर्मनी को यूनिफाई करेंगे, हम इटली को यूनिफाई करेंगे, तो सो दैट दे कैन बी वेरी मच रिलैक्स। ये जो लिबरल रेवोल्यूशंस बढ़ चढ़कर जोरों शोरों से आ रहे हैं, ये थोड़े से शांत हो जाए। तो साथ ही साथ इन्होंने कोई कंसेशंस दे दी, ठीक है। और सर्फडम, जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विसेज करते थे ना, लेबर फार्मर से करवाते थे, ठीक है, तो वो भी अबॉलिश कर दिया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन तो चलो बना ही नहीं, फेल हो गया, बट हाँ यूनिफिकेशन का जिम्मा इन्होंने, यूनिफिकेशन भी उस टाइम पे नहीं हुआ था। ऑल्दो देवर लाइक ये 1848 में ये जो जर्मन्स थे, ये लोग चाहते थे, मतलब लिबरल, ये जो एजुकेटेड लिबरल क्लास थी, they wanted the constitution and the unification, but both the things they can't be achieved, but they put up mark ki now the conservatives realize that something somewhere is there and they will not going to be stopped. कौन? liberal educated middle class तो stop होने वाले नहीं है। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने जो है यहाँ पे बोला कि हम लोग अब जो है रिवोल्ट ये यूनिफाई करेंगे, राजाओं ने, ठीक है। So that's all about this revolutions of the liberals in 1848, जो कि educated liberal class थी, middle class थी, ये इनके revolts चले। तो that was all about. So मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे कि फ्रेडरिच विल्हेम फोर ने क्यों रिजेक्ट कर दिया असेंबली को, क्या रीजन रहा होगा। तो that's all for the revolutions of liberals 1848. So please keep liking, keep subscribe my channel Rachna Kaul, and be updated with more and more videos regarding the social science of class grade 9 and 10 that the board is CBSE. Thank you and have a nice day. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में।